वेलकम टू द एक्सेलेंसी IAS यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम लोग GST रिफॉर्म्स 2.0 के रिस्पेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे और आज हम लोग ये GST 2.0 को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे। इधर जब GST 2.0 रिफॉर्म्स के बाद अक्सर ये चर्चा में रहा कि ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है, इससे सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, इसको कई GST जिसको गुड्स एंड सिंपल टैक्स कहता है, तो अरे तमाम तरह की बातें। सो आज हम लोग थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने का तरीका है या फिर ये एक बैलेंस अप्रोच है शॉर्ट टर्म नीड्स के साथ साथ डेट सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन करना। सो लेट अस टेक द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस आपके द मेंस मेंटोरशिप में जो सीक्वेंस चल रहा है उसमें भी हेल्प करेगा, और इजी नाइट्स विद इकोनॉमी के सीरीज में एक मेंटोरशिप या फिर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का भी काम करेगा। क्वेश्चन है कि द GST रिफॉर्म कैन स्टिमुलेट द कंजम्पशन बट रिस्क वीकनिंग द इंडियाज फिस्कल कंसोलिडेशंस। एनालिसिस दिस पैराडॉक्स, हाउ कैन इंडिया बैलेंस शॉर्ट टर्म ग्रोथ नीड्स विद द लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चंस इंग्लिश में है बट हमको हिंदी में समझा देते हैं कि ये जो GST रिफॉर्म्स है ये बेसिकली स्टिमुलेट करेगा शॉर्ट टर्म कंजम्पशन डिमांड को, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी या फिर फिस्कल कंसोलिडेशंस के डायरेक्शंस में इसको वीक करता है। इस पे आपको एनालिसिस करना है। देखो ये GST रिफॉर्म कब हुआ? ये सितंबर 2025 में GST 2.0 रिफॉर्म्स किया गया, जिसमें कि जो हमारे पास टैक्सेबल स्लैब्स हैं 4 से घटा के इसको रेशनलाइज 2 स्लैब्स में कर दिया गया। इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। कोई बोलता है कि ये स्टिमुलेट करेगा इकोनॉमी को ना। जब यूनाइटेड स्टेट्स में टैरिफ भारत में लगाया उसके बाद से ही ना एक स्लो डाउन की बात हो रही है कि डिमांड घटते जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने इसको फ्यूचरिस्टिक द स्टेप्स की तरह लिया। लेकिन इसको समझते हैं कि एक आर्ग्यूमेंट है कि स्टिमुलेटिंग द कंजम्पशन थ्रू द GST रिफॉर्म्स, इसको क्या बोलता है? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि क्या होगा ना। जब सरकार ने रेशनलाइज किया तो टैक्स को घटाया, तो उसके चलते लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो ज़्यादा बढ़ेगा, उनको टैक्स बेनिफिट मिला, तो जिसके चलते क्या होगा ना, इमीडिएट जो कंजम्पशन डिमांड है वो बढ़ जाएगा। तो ये मूडी रिपोर्ट बोलती है, मूडी 2025 की रिपोर्ट बोलती है। अब सेकेंड स्टेप है कि प्राइस मॉडरेशन एंड द इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। किस तरीके से होगा ना, ये रैशनलाइज द रेट इज द प्रेशर ऑन द प्राइसेस पर्टिकुलरली द एसेंशियल गुड्स। कि जब टैक्स रिफॉर्म किया गया तो ये कुछ कमोडिटी प्राइसेस के दाम थोड़े बहुत घटेंगे। ये कौन बोलता है? RBI अगस्त 2025 का बुलेटिन बोलता है। इसके चलते इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे मॉडरेट होगा। ठीक। थर्ड जो आर्ग्यूमेंट है कि डिमांड स्पिल ओवर टू द प्रोडक्शंस। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ने के बाद डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन साइकिल्स है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो देर बाय इसके चलते प्रोडक्शन साइट्स पे भी इंक्रीज होगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो डिमांड प्रोडक्शंस को भी इंक्रीज करेगा। इसमें CMIE 2025 सर्वे का रिपोर्ट ये बोलती है कि इससे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और FMCG प्रोडक्ट्स है उसके भी दाम बढ़ जाएंगे। अब देखोगे कि ग्रोथ रेजिलियंस थ्रू द कंजम्पशंस, ये बात हो रही है कि जो कंजम्पशंस के थ्रू हम लोग ग्रोथ को यहाँ पर स्टीयर करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि दैट इज द सिंप्लीफाइड कंप्लायंस एंड द फॉर्मलाइजेशन। इंडियन इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशंस के डायरेक्शंस में, फिस्कल कंसोलिडेशंस के डायरेक्शन में नए नए जो आप GST रिफॉर्म्स बोले, इट इज वन स्टेप टुवर्ड फिस्कल कंसोलिडेशंस। तो इस सिंप्लीफिकेशंस के बाद जो टैक्स कंप्लायंस में लोगों को सुविधा मिलेगी, टैक्स नेट में ज़्यादा लोग आएंगे, टैक्स बायंसी इससे होगा, और इसके चलते ना धीरे धीरे ये सिंप्लीफिकेशन कंसोलिडेशंस के डायरेक्शंस में वन स्टेप अहेड है। तो ये उनका मानना है जो ये सोचते हैं, दो आर्ग्यू करते हैं कि दैट गवर्नमेंट का ये स्टेप जो स्टिमुलेट करेगा इकोनॉमी को, बूस्ट करेगा डिमांड्स को, और इसके चलते एक इकोनॉमिक ग्रोथ साइकिल सेट होगा। अनदर स्कूल से कि लॉन्ग टर्म में फिस्कल कंसोलिडेशंस को कॉम्प्रोमाइज करेगा, इसके चलते ना फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा और जो फ्यूचर जनरेशन की पैरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज करती है। इनका क्या कहना है? ये बोलते हैं कि द हायर देन द एस्टिमेटेड रेवेन्यू लॉस, कि जो GST 2.0 के बाद गवर्नमेंट को 4.8 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा, और इस रेवेन्यू लॉस के चलते आने वाले समय में फिस्कल डेफिसिट और FRBM टारगेट्स को हासिल करने में गवर्नमेंट को दिक्कत होगी। दूसरा पॉइंट है फिस्कल डेफिसिट प्रेशर्स। गवर्नमेंट एक टारगेट
लेके चलती है कि 4.5% ऑफ फिस्कल डेफिसिट इस साल हमको हासिल करना है और FRBM टारगेट्स की ओर उसको हम लोग को लेके जाना है। लेकिन इस स्टेप्स के बाद ये देखने को मिलेगा कि जो ये टारगेट है 4.5%, ये कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिखेगा। इट वुड बी नॉट पॉसिबल टू अचीव दिस टारगेट इन द कमिंग टाइम। तीसरा आर्ग्यूमेंट है माउंटिंग द इंटरेस्ट बर्डन। गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, तो इस एक्शंस के बाद आप देख रहे हैं कि अराउंड 11.4 लाख करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये भी गवर्नमेंट के डायरेक्शंस में आप देख रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट को हासिल करने में दिक्कत होगी। और ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये 23% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट बनते चला जाएगा। कंस्ट्रेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, चूंकि फिस्कल डेफिसिट ब्रीच होगा, रेवेन्यू लॉसेस 4.8% है, ज़्यादा है, इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट के पास कैपिटल एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं कम होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होगा तो लॉन्ग टर्म में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, उसको वाइब्रेंट करने के लिए जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइंस वगैरह, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कम होगा इसके चलते। फिफ्थ पॉइंट से कि द वर्सनिंग द एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी। कोई भी इकोनॉमी ट्रस्ट पे चलती है, एक सोवरेन रेटिंग पे चलती है, तो जो भी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी हो वो गवर्नमेंट के किसी भी कंट्री या किसी भी इकोनॉमी को के उसके रेजिलियंस से उसको आइडेंटिफाई करती है। फिस्कल डेफिसिट टारगेट कैसा है उसका, फिस्कल कंसोलिडेशन कैसा है उसका, तो देयर बाय इस एक्शंस के बाद जो सोवरेन रेटिंग एजेंसीज हैं वर्ल्ड वाइड, वो इंडिया को कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनग्रेड करेगी कि हो सकता है कि चूंकि फिस्कल टारगेट्स ये हासिल नहीं कर पा रही है, इसलिए इसको फिस्कल स्लिपेज में रखा जाएगा। तो फिस्कल स्लिपेज में रखने के चलते इसके साथ हो सकता है कि ये रेटिंग में थोड़ा सा कम जाए। नाउ ये तो आर्ग्यू हुआ कि ये लॉन्ग टर्म में सही डिसीजंस नहीं है। जो स्टिमुलेट द डिमांड उसकी बात करते हैं, वो बोलते हैं कि इमीडिएट डिमांड को बूस्ट करेगा और धीरे धीरे आगे चल के चीज़ें ठीक होंगी। आपको आंसर्स कैसे लिखना चाहिए कि बैलेंसिंग ग्रोथ नीड्स विद डेट सस्टेनेबिलिटी। फिस्कल डेफिसिट ब्रीच होगा तो हमको बोरो लेना पड़ेगा, बोरो मैंने उधारी मतलब डेट, लेकिन पब्लिक डेट बहुत ज़्यादा हो जाए तभी दिक्कत है। सो कहने का मतलब है कि फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोटेक्टिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कई सारे कमिटीज़ और कई सारे कमीशंस बनाए गए, उसमें से एक नोटवर्दी कमेटी केलकर कमेटी ऑन FRBM 2017 में बनाया गया। केलकर कमेटी से कि गवर्नमेंट को दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म दी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में खर्चा करना चाहिए, ना कि पॉपुलिस्ट एक्सपेंडिचर में खर्चा करना चाहिए। सो गवर्नमेंट इस फ्रंट पे काफ़ी वाइज और प्रूडेंटली एक्शन करे कि पॉपुलिस्ट एजेंडा में खर्च करेंगे, एसेट क्रिएशंस नहीं होगा, और लॉन्ग टर्म में हमको फिस्कल कंसोलिडेशंस की बात हो, ग्रॉस रेवेन्यू रिसिट्स की बात हो, वो सब धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट कि स्ट्रेंथनिंग द GST कंप्लायंस, कि दैट GST इज अ फिस्कल कंसोलिडेशन डायरेक्शन का काफ़ी एम्बिशियस स्टेप था, लेकिन जिस तरीके से भारत में GST लाया गया उसके बाद कहीं ना कहीं आप देखते हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में GST कॉम्पेंसेशन को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, GST अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने में दिक्कत हो रही है। सो जिसके चलते ना हमको GST कंप्लायंस को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। इस स्टेप्स के बाद GST कंप्लायंस थोड़ा सा बढ़ेगा कि लोग ज़्यादा टैक्स नेट में आएंगे, ज़्यादा वॉलंटरीली पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन और इसमें काम करने की ज़रूरत है। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल स्टेंस कि मतलब गवर्नमेंट अभी कुछ इस तरह से सोच रही है कि आफ्टर द टैरिफ इम्पोजिशंस ऑन इंडिया कि भारत में डिमांड्स कहीं घटते चला जाएगा। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को ब्रीच करे, लेकिन एक लॉन्ग टर्म माने मीडियम टर्म फ्रेमवर्क प्लान के साथ काम करे, जिसमें कि लॉन्ग टर्म में डेट को रैशनलाइज करे और फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ में ठीक से काम किया जाए। दिस इज कॉल्ड काउंटर साइक्लिकल फिस्कल स्टैंस। पॉइंट इज कि डाइवर्सिफाइंग द रेवेन्यू सोर्सेस। ना फिस्कल डेफिसिट ब्रीच होगा, इसका मतलब ये है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू साइड को रैशनलाइज करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू साइड को रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट कुछ पॉपुलिस्ट एजेंडा में ना करे, अदरवाइज क्या होगा, लॉन्ग टर्म में वो जनरेट नहीं करेगा। सो कहने का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट को एनहांस द नॉन टैक्स रेवेन्यू, इस पे काम करना चाहिए। गवर्नमेंट को एसेट मोनेटाइजेशन पे काम करना चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को सही से हासिल करना है, और इसके लिए आप नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसमें गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि जैसे 6 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना है, तो ये 6 लाख करोड़ यदि रेवेन्यू जनरेट होती है तो कहीं ना कहीं ये फिस्कल क्यूशन के जैसा काम करेगा। ठीक, तो ये कब हो सकता है, जब एक कंसोलिडेटेड एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत काम हो। ठीक,
उसके बाद स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आप यहाँ देखते हैं कि दैट इज 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन है कि भारत को अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना चाहिए। जैसे बहुत सारे सेंट्रल और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट वाला रिलेशन है, पार्टी पॉलिटिक्स को चलते। जैसे स्टेट ऑफ झारखंड की बात कर ले, इन्होंने अभी तक पेशा कानून को लागू नहीं किया। जैसे उड़ीसा की बात करो, उन्होंने पेशा कानून को लागू नहीं किया। क्या कारण है ना, ये बोलते हैं कि हमको जीएसटी कंपेंसेशन पहले पैसे दो तब मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो ये एक डायरेक्शन में हम डेवलप्ड कंट्री होना चाहते हैं, तब इस तरह का सेंट्रल स्टेट में जो कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशंस हो वो नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें किसको बढ़ावा देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जैसे नीति आयोग बोलते हैं कि दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव प्लस कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, लेकिन द स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आगे चल के ये हमको देखना है। तो अब आप कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि दैट इज कि दो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स डेफिनेटली शॉर्ट टर्म मेजर्स की तरह हमें दिख रहा है, लेकिन यदि गवर्नमेंट विथ मीडियम टर्म फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजी के साथ काम करे कि इस फिस्कल डेफिसिट के एवज में द कंसोलिडेशंस के डायरेक्शन में काम हो, तो दैट इज द फ्यूचरिस्टिक इन द लॉन्ग टर्म। So thereby that would be a balanced approach to satisfying the immediate needs with the debt sustainability in the future। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन है जो आपके करंट अफेयर्स से बनता है, और अभी की जो सेशंस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं उसमें आप एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम करेगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस इन द कमिंग टाइम, बिकॉज करंट अफेयर्स को ट्रेडिशनल या फिर कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करना, यही है आपका सिविल सर्विस की तैयारी। आई बात समझ में? तो किसी एक, जब भी आप करंट अफेयर्स के टॉपिक को पढ़ें, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन्स। गेटिंग माय पॉइंट? एक साइड में आपका आंसर्स नहीं होना चाहिए, एंड ऑलवेज योर आंसर शुड बी द मॉडरेटिंग, द बैलेंसिंग एंड द वे फॉरवर्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशंस। हम लोग नेक्स्ट सेशंस में फिर से कंडक्ट करेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। सो टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे अहेड।